नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के मध्य प्रदेश फैक्टर की और इस मध्य प्रदेश फैक्टर के केंद्र में है राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, महाजीत हुई है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मध्य प्रदेश बीजेपी की नजरें भी टिकी हुई थी और वजह भी साफ है। जिन 26 सीटों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था, उनमें से 21 पर एनडीए की जीत हुई है। आपको बता दें, इन सीटों में बीजेपी की सीटें भी शामिल हैं, जेडीयू की सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा जो बीजेपी की सहयोगी है, एनडीए की घटक है एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी, उनकी भी सीटें शामिल हैं। इससे डॉक्टर मोहन यादव पार्टी के सबसे प्रभावशाली स्टार प्रचारकों में शुमार हो गए। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवान कृष्ण के काल से बिहार जो करता है सबसे अच्छा ही करता, सबसे बढ़िया करता है। बिहार की बहार एनडीए सरकार, दिल्ली में माननीय मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, 243 सीटों पर शानदार प्रदर्शन और इस ऐतिहासिक जनादेश का एक दिलचस्प कनेक्शन जुड़ता है मध्य प्रदेश से। दरअसल बिहार की 26 सीटों पर प्रचार कर लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां-जहां सभाएं की, उनमें से 21 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। यानी बतौर स्टार प्रचारक डॉक्टर मोहन यादव का प्रभाव बिहार की राजनीति में साफ दिखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों चरणों में आक्रामक प्रचार किया। कदमकुआं, बिक्रम, हिसुआ, सहरसा, बांका, मधेपुरा, मोतिहारी, बोधगया ऐसी 26 सीटें जहां ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में ओबीसी आबादी 36% से ज्यादा है और यादव वोटर 14% के आसपास। ऐसे में मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री का बिहार में सक्रिय होना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना गया। देखिए, माननीय मोदी जी ने जहाँ जहाँ सभा की वो पूरा क्षेत्र बदला है। हमारे जितने राष्ट्रीय नेता, राजनाथ सिंह जी हो, माननीय अमित जी हो, माननीय नड्डा जी हो, तो आप देखो ना 200 से ज़्यादा अगर सीट जीत रहे हैं तो यही पर्याप्त है अपने आप में कि हमारी जनता के बीच में एनडीए की जो लोकप्रियता थी वो आसमान छू रही है। बिहार की ये जीत सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रही, इसका सीधा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि एमपी भी उन चुनिंदा बीजेपी शासित राज्यों में शामिल है जहां एक ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री है। और अब बिहार में हुई इस जीत से डॉक्टर मोहन यादव की राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है। एक प्रभावशाली स्टार प्रचारक, एक ओबीसी नेता और पार्टी के भरोसेमंद संगठनात्मक चेहरे के रूप में मैं मान के चलता हूँ कि एनडीए की बहुत अच्छी जीत हुई है और पूरे देश के अंदर वर्तमान में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने के साथ ही एक एक राज्य में हम अगर जीतते जा रहे हैं। केजरीवाल की अगर जब हार होती है और महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अब बिहार में, तो ये निश्चित रूप से एनडीए की घर घर जो पहुँच बनी है उसी का परिणाम। बिहार का जनादेश सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि बीजेपी की ओबीसी रणनीति को और धार देने वाला संकेत है। और इसी रणनीति के केंद्र में अब उभर कर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनकी 26 सीटों में से 21 पर जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत स्टार प्रचारक के तौर पर स्थापित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। इसमें कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं है कि बिहार में जो जीत एनडीए ने हासिल की है, इसकी कल्पना ना तो विरोधियों ने की थी और ना ही चुनावी पंडितों ने की थी। क्योंकि एग्जिट पोल जब आए थे तो उसमें जो आंकड़ा दिया जा रहा था वो ये तो दिखा रहा था कि स्पष्ट बहुमत है, बड़ा बहुमत है, लेकिन 200 प्लस ये महाविजय है। और इसीलिए जब बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने कहा, गर्दा उड़ा दिया और तमाम जो वहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता थे वो जोश से झूम उठे। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इस बिहार की जीत का, एनडीए की जीत का एमपी फैक्टर भी है और इस एमपी फैक्टर के केंद्र में सीएम मोहन यादव भी हैं। तो आज तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, इस जीत पर भी बात होगी और इसके तमाम फैक्टर्स पर भी बात होगी। चर्चा में कौन कौन हमारे साथ शामिल रहने वाले हैं, मेहमानों के बारे में सबसे पहले आपको बता दें। अजय धवले साहब हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के,
डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के अजय वोकिल हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार राजिक फर्शीवाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज रुख करेंगे हम अजय जी का, क्योंकि दिन आज उनका है, उनकी पार्टी का है, जिस शानदार जीत की अगुवाई तमाम पार्टी के नेताओं ने की है अपनी रैलियों के जरिए, जनसभाओं के जरिए। तो सबसे पहले तो अजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाइयां आपको। हमने देखा मध्य प्रदेश फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में खुशी में झूमे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, और मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी से कार्यकर्ता वहां पर गए भी होंगे। इस जीत के लिए शुभकामनाओं के साथ मेरा एक सवाल, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? इसमें बात कही जा रही है कि 26 सीटों पर सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया, 21 सीटों पर जीत हुई, जबरदस्त स्ट्राइक रेट, एक स्टार प्रचारक, प्रभावशाली स्टार प्रचारक की छवि को मजबूती मिलती है। अनंत जी, निश्चित रूप से जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से कहा कि गर्दा उड़ा दिया, तो बिहार की जनता को धन्यवाद, हृदय तल से उनका आभार कि उन्होंने सुशासन को किस प्रकार से वोट दिया जाता है, किस प्रकार से विकास को अपने मैंडेट के माध्यम से ये देश में स्थापित किया जाता है कि यदि आप विकास करेंगे तो जनता बार बार चुनेगी, हर बार चुनेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश में और एनडीए के रूप में प्रमुख के रूप में बिहार में आदरणीय नीतीश जी का नेतृत्व, इस बात की प्रतिबद्धता था कि हमने विकास को न सिर्फ दिखाया है, हमने विकास को स्थापित किया है। बिहार में जो जंगल राज का एक पुराना इतिहास रहा था, उससे बिहार की जनता भली भांति परिचित थी, लेकिन बिहार की जनता को विकास के प्रति मोड़ना, विकास से उनका परिचय कराने का विगत 20 वर्ष में जो हमारी एनडीए की सरकार ने काम किया था, और 2014 से लेकर 2025 में आज हम खड़े हैं। विगत 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार का बिहार को जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक समर्थन रहा है, जिसमें 9.25 लाख करोड़ रुपए की अधिक की केंद्र की परियोजनाओं के माध्यम से, चाहे गंगा पथ की बात कर लीजिए, नेशनल हाईवेज की बात कर लीजिए, ब्रिजेस की बात कर लीजिए, बिहार में हर घर तक के नल जल पहुंचाने की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, जनधन खातों में बिहार का अपना योगदान, ये सारे इस बात के परिचायक थे कि हमने विकास को स्थापित किया था। रही बात आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो हम वास्तव में ये पहले भी कहते थे कि बिहार में जिन यादवों को, जिन यदुवंशियों को दिखा के वहां की जनता को, वहां के यादवों को जो एमवाई का फैक्टर हमेशा से आरजेडी बताने का प्रयास करती थी, महागठबंधन बताने का प्रयास करता था, वो एक खुसला फैक्टर था। ना कभी उन्होंने यादवों का भला किया, ना समग्र रूप से ओबीसी का भला किया, ना किसी अन्य जाति का भला किया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से बिहार की जनता को ये कन्विंस किया कि वास्तविक रूप से ओबीसी को किसी ने सम्मान दिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम आपसे समझना चाहते हैं, हम आपसे समझना चाहते हैं कि 26 सीटों पर चुनाव प्रचार किया और 21 पर एनडीए ने जीत हासिल की है, ऐसा क्या वो कनेक्शन था, कैसे कनेक्ट किया? मसला ये है कि एक दूसरे राज्य का सीएम आ रहा है, क्या उनका यादव होना इस मामले में बड़ा फैक्टर साबित हुआ? क्या उनका ओबीसी होना, पिछड़ा होना इस मामले में बड़ा फैक्टर साबित हुआ? क्या ये जो ब्रांडिंग थी इस बार मोहन यादव जी की गई, प्रोजेक्शन जो उनका किया गया, उनको जो मैदान में उतारा गया, एक सोची समझी प्लानिंग यहां पर नजर आती है, एक रणनीति यहां पर नजर आती है कि ये संदेश जनता के बीच सीधा जाएगा, वो संदेश क्या था? आनंद जी, मैंने जैसा कि मैं कह ही रहा था आपको कि देखिए, एक सामान्य वर्ग से आने वाला, सामान्य परिवार से आने वाला एक नेता, जब उसको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर दिया और जब उसे अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया, चाहे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए या अभी वर्तमान में बिहार के विधानसभा चुनाव, जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, उन्होंने उस अवसरों को सफलता में परिभाषित किया। बिहार में जिन 26 सीटों पर वो गए, रोड शो भी किए, उन्होंने अपने अलाइज के लिए, उन्होंने जेडीयू के लिए भी जनसभाएं की, उन्होंने एलजेपी के लिए भी जनसभाएं की, उनके लिए भी रोड शो की। उन सारी सीटों पे, चाहे हम सिक्टा की बात कर ले, सिक्टा में एक बहुत युवा समृद्ध वर्मा चुनाव जीत के आए, जेडीयू के प्रत्याशी, और बिहार में जब डॉक्टर मोहन यादव जी वहां गए तो उन्होंने कहा था कि ये युवा जेडीयू का प्रत्याशी है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रतिनिधि है, इसको चुनाव जिताइए। वहां की जनता ने लगभग 30,000 वोटों से उस युवा को जिताया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, उन्होंने नेतृत्व किया और बिहार की जनता ने माना यही भाजपा है, यही एनडीए है, यही भाजपा है। जिस संदेश को देने के लिए भेजा गया था मोहन यादव को, वो संदेश देने में वो कामयाब रहे। जिस परिवारवाद को लेकर बीजेपी प्रहार करती है आरजेडी पर, कांग्रेस पर,
उसको लेकर मोहन यादव संदेश देने में कामयाब रहे। उनकी रैलियां भी हमने दिखाई हैं जिसमें वो कहते थे कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने सीट पर बिठा दिया, सीएम बना दिया। तो शायद वो संदेश भी कहीं ना कहीं एक जनता के बीच कनेक्ट कर पाया, चाहे वो यादवों के बीच गया या बाकी पिछड़े वर्गों के बीच गया। मैं सीधे यहाँ पर डॉक्टर विनोद शर्मा का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर विनोद शर्मा, ऐसा लगता है नतीजे देखने के बाद कि बिहार में जो घेराबंदी बीजेपी ने की, एनडीए ने की, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उतारा, मोहन यादव को उतारा, मतलब तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो किसी प्रदेश से आए या केंद्र से आए, उनकी घेराबंदी का कोई तोड़, कोई जवाब था नहीं महागठबंधन के पास। अनंत जी, सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपके विद्वान जो पैनल बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। लोकतंत्र के पर्व में जो चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो परिणाम आते हैं, निश्चित तौर पे उस परिणाम को सबको, पूरे देश को उम्मीद होती है। ये देश 1950 में लोकतांत्रिक देश बना था, आजादी तो 47 में मिली थी। आज उस लोकतंत्र के कारण ही हम तो नहीं जानते कि चाय मोदी जी ने कब बेची, ये जरूर जानते हैं कि देश बेच रहे हैं, पर आज एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री। विनोद जी, मेरी गुजारिश है, देखिए चुनाव का मौका है, किसी की हार किसी की जीत चलती रहती है, लेकिन हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचें। आज विश्लेषण करने बैठे हैं सर, आज का दिन तो हम भी विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आनंद जी, चाय समय बेची देंगे, नहीं बेची, या तो मेरी बात खुद बोल लीजिए। आनंद जी, तो मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ, अपनी बात कहिए आप, अपनी बात का कहिए आप, प्रयोग कर नहीं रहा। लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। ना। चलिए बात आनंद जी, कहिए। ये तो फिर या तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी ही बातों को आप खुद बोल लीजिए। ठीक है, बताइए, बोलिए। मेरी एक सलाह थी आपको, बाकी आप खुद समझ नहीं, आपकी सलाह मैं मानूंगा, निश्चित तौर पे मानूंगा, आप अच्छे व्यक्ति हैं। तो 1950 से जो आज तक ये देश लोकतांत्रिक देश बचा रहा, इसमें आज आप बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, पूरा देश इस लोकतंत्र के पर्व का जश्न मना रहा है जी। पर कहीं ना कहीं इस चीज को आप मानिए कि आज के चुनाव का मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द हीरो यदि कोई है तो मोहन यादव जी नहीं है। मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 26 सीटों में प्रचार किया और 22 सीटों में जीते। वो ना भी जाते तो भी जीतते, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा स्टार प्रचारक, एक अच्छा काम करने वाला ज्ञानेश कुमार है, आप भी जानते हैं। ज्ञानेश कुमार जी एक बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं, इतने जबरदस्त, बेहतरीन कि आपके माध्यम से मैं कुछ छोटे छोटे सवाल है मेरे। ज्ञानेश कुमार जी के चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज 30 सितंबर की है। उस 30 सितंबर में ज्ञानेश कुमार जी बोलते हैं कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार में है। पर जब फर्स्ट फेज का चुनाव होता है, सेकंड फेज का चुनाव होता है, 11 तारीख को एक प्रेस रिलीज चुनाव आयोग के द्वारा आती है कि 7 करोड़ 45 लाख कुछ वोटर यहाँ पे वोट थे। वो 3 लाख वोट कैसे बढ़े, किस प्रकार से बढ़े, ये एक सवाल है। अब आज आपको मैं बताऊं, एक विधानसभा चनपटिया, आप विनोद जी आरोप लगा रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात, आप एक मंझे हुए नेता हैं तो आपके पास इसका आधार भी होगा, इसके सबूत भी बिल्कुल मेरे पास प्रेस रिलीज है, चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज है। मैं वही कह रहा हूं, मैंने आपसे केवल ये सवाल पूछा कि आप एक मंझे हुए, समझदार, जिम्मेदार, वरिष्ठ नेता हैं, इतने सालों से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप बिना बात तो कोई आरोप लगा नहीं रहेंगे, आपके पास उसका सबूत भी होगा। आगे आप क्या करने वाले हैं? अगर मैं आपकी ही बात को पकड़ूं तो आगे आप क्या करने वाले हैं? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी कुछ ना कुछ करेगी। आज उनको मौका है, राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुछ ना कुछ करने में क्या शामिल है सर? वही पसंद है, बातें स्पष्ट होनी चाहिए सर, एकदम बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ ना कुछ करने में क्या शामिल है, वो कुछ ना कुछ क्या होगा? पर अनंत जी एक चीज और सोचिएगा जी, बिहार में 18.8% वोट जनता दल को मिलते हैं और उसकी सीट होती है 85। बीजेपी को भी वोट पड़ते हैं 20.6, 20.6 और उसकी सीट है 89। राष्ट्रीय जनता दल को वोट पड़ते हैं 22.7, 22.7 और सीट मात्र 25। कांग्रेस को वोट पड़ते हैं 8.7 और सीट 6। आप एक अच्छा नजारा देखिएगा, बिहार में 5% वोट लोक जनशक्ति पार्टी को पड़ते हैं और सीट मिलती है 19। जो चुनावी डेटा एनालिसिस करके मैनेजमेंट ज्ञानेश कुमार जी ने किया है ना, कहीं ना कहीं उसे चूक हो गई। जब एक
एक किसी विश्वविद्यालय का आपने मैंने कुछ परसेंटेज पढ़ाई गिनाया, लिखाई करके परसेंटेज और सीट का समीकरण आप बता रहे हैं। अब सर थोड़ा बात सुन लीजिए, थोड़ा आपने बात कह दी, मैं आपकी बात समझ गया, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। आपने दिल्ली का चुनाव देखा है, केजरीवाल साहब का चुनाव देखा है ना आपने? केजरीवाल साहब सारे का चुनाव आप देखा हूं, में चुनाव मेरी की बात सुन राजनीति लीजिए बहुत सर, मैं अच्छे से सीट करता के हूं। समीकरण की बात कर रहा हूं, मैं सीट के समीकरण की बात कर रहा हूं, जो वोटिंग परसेंटेज से आप जिसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये जब फील्ड में आप जाते हैं, चुनाव आप लड़ते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। बीजेपी का एक मुश्त वोट था, 30 से 35% के बीच में बीजेपी को दिल्ली का वोट मिलता था, और केजरीवाल साहब जो वहां पे वोट प्रतिशत लेकर आते थे उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद सीटों में अंतर कहां, बीजेपी डबल का आंकड़ा पास नहीं कर पाती थी, बीजेपी सिंगल डिजिट में रही वहां पर 2 बार के टेन्योर में। अनंत जी चूंकि समय कम है, मैं एनालिसिस करके टेबल में बैठ के बता दूंगा। भोपाल जिस दिन आऊंगा आप समय देना। मैं तो वही कह रहा हूं सर, आप ज्यादा समझदार हैं। आपने एक मेरी बात एग्जाम्पल सुनिए। दिया बिहार का, नहीं, मैंने नहीं, दिल्ली आप का एक- एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया। आप मेरी बात सुनिए। वोटिंग मैं कोई ऐसा नहीं परसेंटेज कि मैं और डेटा सीट एनालिसिस का में- कनेक्शन दो अलग मैं अलग एल्गोरिदम है कंप्यूटर साहब। मैं उनके बीच सुनिए में जितनी मैं- मुझे समझ है, उनके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बीच में तमाम तरह के समीकरण होते हैं, उनके बीच में तमाम तरह के कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं, और ये बात आप भी समझते हैं इस बात को। मैं कंप्यूटर साइंस में डेटा एल्गोरिथम में मेरी पीएचडी। बिल्कुल सर, ठीक है, होंगे आप, मैं मुझसे आपको एक ज्यादा चीज जानते हैं बताऊं। आप। जो डेटा का मूवमेंट है, डेटा कैसे मूवमेंट करना है, जी। यदि यहां चूक रह जाती है ना, उसी को हम पकड़ते हैं। पर मैंने आपसे सर आज सवाल मैं बोल पूछा, रहा हूं, जो मैंने जीता आपसे वो सवाल, सिकंदर। मैं अब हो गया, आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैंने आपकी बात समझ एक ली, सेकंड, चुनाव मैंने आपकी बात जीतने समझ का ली। जश्न मैंने आपसे होता एक है। सवाल पूछा कि आप ये जो बात कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं तो आपके पास उसका पुख्ता आधार भी होगा, वो पुख्ता फैक्ट्स आधार के है। साथ होगा। मैं ये भी कह रहा हूं आपके पास फैक्ट्स भी होंगे, मैं ये भी कह रहा हूं कि आपके पास उससे जुड़े दस्तावेज भी होंगे। फिर जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या करने जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब ये कुछ ना कुछ की परिभाषा क्या है सर? आनंद जी, मैं बताता हूं कुछ ना कुछ। जी। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के 3 रोल होते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जज। मोदी जी ने चुनाव आयोग के नियुक्ति के नियम बदल दिए। नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और मतलब गृहमंत्री। आप ये और कह एक रहे लाइन, हैं एक कि लाइन, पार्टी एक की लाइन, रणनीति में कोई कमी नहीं थी, पार्टी एक ने लाइन। पूरी जमीन मजबूती से पकड़ी हुई थी, जनता की आनंद नब्ज जी, पे एक लाइन उसका सुनो हाथ ना, था, एक लाइन सुनो, और पार्टी एक के लाइन सुनो। मुद्दों में कोई कमी चुनाव नहीं थी, आयोग के पार्टी ऊपर में कहीं एक कोई लाइन कमी नहीं थी, सुनो। पार्टी के नेतृत्व में कहीं कोई आप- कमी नहीं थी। जो कमी थी वो चुनावी प्रक्रिया में थी, जो आप कमी थी सुनो, वो एक चुनाव लाइन- आयोग एक में लाइन थी, और आप ये सुनो। कह रहे हैं। एक लाइन और सुनो। जी। मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया कि हम चुनाव आयोग पर सर चुनाव के पे बाद डिस्कशन भी करने बैठे हैं, कभी चुनाव उससे पे कोई डिस्कशन सवाल करने नहीं बैठे कर हैं, आपने सकते। बहुत समय लिया, मेरे को मुझे अपने दूसरे गेस्ट के पास जाना होगा। अजय सर का रुख करते हैं। अजय वोकिल सर, आपने तमाम बातें सुनी, प्रवक्ता जो है कांग्रेस के डॉक्टर विनोद शर्मा, उनकी तमाम बातें सुनी। क्या इन बातों में आपको क्या लगता है कि ये एक प्रकार की जो हार हुई है, इतनी बड़ी हार जो बिहार में हुई है, उसको एक्सेप्ट ना करना इसके अंदर दिखता है, या फिर इनकी बातों में कोई तथ्य है, कोई आधार आपको दिखता है? ये कह रहे हैं कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे पास तमाम तथ्य हैं इसके। देखिए, इस चुनाव के अंदर जो है हार और जीत की स्ट्रेटेजी तो और उसके बाद रिएक्शन कैसे होगा, इसकी रणनीति तो पहले से बनी हुई थी। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एसआईआर मुद्दा खत्म हो जाता, चुनाव फेयर होता, जनता ने जो है मोदी को हरा दिया, नीतीश को हरा दिया, एक आ जाता। अब चूंकि और अभी तक मतलब कल तक जब तक ये मतगणना नहीं हुई थी, आपको याद होगा 10% वोट इस बार बिहार इलेक्शन में ज्यादा पड़ा है। उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा था, जो तेजस्वी यादव तो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे थे, मतलब ये जो एक्स्ट्रा वोट था वो उनको जा रहा था, ये माना गया था। लेकिन अब जब नतीजे उल्टे आ गए हैं तो ये इसका एक बहाना ढूंढा जा रहा है, कहीं तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा ना। तो बेहतर ये है कि पार्टी इस हार को स्वीकार करे और उसका विश्लेषण करे कि भाई कहाँ कमी रही। लोकतांत्रिक तरीका तो यही है। वो अजय सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने बहुत करीब से वर्षों से इन चीजों को देखा है। मुझे तो 2014 का चुनाव ध्यान आता है भाई। ए.के. एंटनी साहब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके अगुवाई में एक जांच टीम बनी थी, उसकी कुछ फाइंडिंग्स थी, उन्होंने कुछ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कहा था, उन्होंने कुछ बातें कही थी कि हमारी ऐसी छवि बन रही है, हमारी वैसी छवि बन रही है। क्या आपको लगता है कि उन फाइंडिंग्स का कुछ हुआ? क्या आपको लगता है उनके ऊपर काम किया गया? क्या आपको लगता है कि उनको गंभीरता से लिया गया?
नहीं, देखिए कांग्रेस में जो चीजों को बहुत गहराई से विश्लेषण तो वैसे होता नहीं है। एंटोनी रिपोर्ट की बात में आपने जो कही, उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही थी और कुछ सिफारिशें की थी उसके अंदर की पार्टी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो रद्दी की टोकरी में रिपोर्ट जा चुकी है, आगे कुछ नहीं हुआ। पार्टी इस चुनाव को कितना गंभीरता से ले रही थी, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जब ये बिहार का चुनाव पीक पर था तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही थी और राहुल गांधी 2 दिन पहले चुनाव प्रचार शुरू करके यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आ गए थे। इसी से अंदाज ये लग गया था कि कांग्रेस का वहां पर कोई ज्यादा भविष्य नहीं है और पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट आ चुकी है कि वहां पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। वरना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तो 10 दिन बाद भी हो सकता था या 1 महीने पहले भी हो सकता था। ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि बिहार चुनाव जब पीक पे हो तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। दूसरी बात, 2018 के चुनाव के अंदर ये जो शर्मा जी कह रहे थे, उस समय बीजेपी को थोड़ा वोट ज्यादा मिला था और सीटें कम मिली थी, तो इसका वोट के परसेंटेज के हिसाब से जो है वो इसको जोड़कर देखना तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। और ये कई उदाहरण इसके, मैंने तो एक उदाहरण दिया है जी। आज की स्थिति में बेहतर ये है कि जो चुनाव परिणाम आए उसका विश्लेषण होना चाहिए कि भाई आप लोगों से जुड़ नहीं पाए जमीन पर, ये असली कारण है और ये ऐसा क्यों हुआ, ये आपकी रणनीतिक फेल्यूर है आपका। हैरानी की बात सर ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसी परफॉर्मेंस महागठबंधन की, आरजेडी की, कांग्रेस की 2010 में भी हम देख चुके हैं, बल्कि उससे तो आंकड़ा कम ही है इस बार सीटों का। ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा। तब तो ये कहीं नहीं था SIR, तब तो ये कहीं नहीं था वोट चोरी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार ये तमाम चीजें आ रही हैं। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखे और उसको उसमें सुधार करे तो कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं राजीव सर का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। राजीव सर, ये जो एक यहाँ पर एक जो थियरी दी गई है कि वोट परसेंटेज इतना है, सीट इतनी है, और इसके बीच कनेक्शन ढूंढकर जो ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कुछ खेल हो रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा होता है? क्योंकि जितनी मेरी समझ है, मैं ये मानता हूं कि वोट परसेंटेज और सीट दोनों अलग अलग एल्गोरिदम है राजनीति के अंदर जब आप सत्ता की चुनावी लड़ाई लड़ते हैं। तो देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरा, मेरा तो यही कहने का मतलब है कि जब जब कांग्रेस हारती है और EVM पे माथा फोड़ती है, EVM के ऊपर ब्लेम लगाती है, मेरा जो भी एनालिसिस है पॉलिटिकल, मैंने कांग्रेस के नेताओं को परिक्रमा करते हुए देखा, पराक्रम करते हुए नहीं देखा। वो क्लब बंद कपड़े कुर्ते पहनते हैं, रेबन का चश्मा लगाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, और इसमें अधिकतर वो पढ़े लिखे इंजीनियर, बैरिस्टर जो सिंगल घर में रहते हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता बन जाते हैं और वो जमीन पे उनका कोई आधार नहीं रहता। और जब वो चुनाव हारते हैं और ये बड़ी बड़ी न्यूज लगाते हैं चुनाव में जाने के लिए कि साहब वो मेरी ड्यूटी वहां लग गई है, फलाने की ड्यूटी वहां लग गई है, और ये हवाबाजी करके, टोटल हवाबाज करके आ जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक मुख्यमंत्री, एक एक मंत्री को कार्यकर्ता के रूप में, एक सेनानी के रूप में विधानसभा में और आपके लोकसभा में तैनात करती है और उससे जवाब तलब करती है। आनंद जी, मेरी 2 बातें हो जाने दीजिए। जवाब तलब करती है कि आपने चुनाव में क्या, और जब रिजल्ट, जिस नेता का रिजल्ट अच्छा आता है उसको आगे बढ़ाती है। जैसे हम आज डिबेट करने के लिए बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, तो जब मोहन यादव जी को अचानक से मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत सारे लोगों को अचरज हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल, 10 साल और 20 साल आगे की सोचती है, जहां कांग्रेस का कोई विजन नहीं होता है। कांग्रेस जो है, हमारे जो नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी, वो बोल रहा था हाइड्रोजन बम फेंक रहा हूँ, हाइड्रोजन बम फेंक रहा हूँ। वो हाइड्रोजन बम ऐसा फेंका साहब कि उसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों सफाया हो गई। और जब जब उन्होंने कोई बड़े मुद्दे उठाए हैं, कांग्रेस की बुरी गत हुई है। मैं सर आपसे एक चीज राजीव सर मैं आपसे एक चीज यहां पे समझना चाहता हूं कि जब मोहन यादव, जिनको मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के बाहर लोग ठीक से जानते भी नहीं थे, इतना चर्चित चेहरा नहीं थे वो, जब मोहन यादव को एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है और खासकर यादव समुदाय से जो आता है उसको सीएम बनाया जाता है, जबकि यादव जो समुदाय है उसका इतना प्रभाव एमपी में नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका सीधा संदेश यूपी में भी जा रहा है, इसका सीधा संदेश बिहार में भी जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जो यादव समाज के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता सीएम बन सकता है? यहां तो केवल दरी झाड़ रहे हैं, यहां तो परिवार के लोगों से फुर्सत नहीं है। देखिए आनंद जी,
मेरी संघ के बड़े नेताओं से बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात होती है। जब माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्य मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये सारी सोच रख के बनाया गया कि हमें यूपी में उनका उपयोग करना है, हमें बिहार में उनका उपयोग करना है। मैंने आपको अब इससे पूर्व कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो योजनाएं हैं 10 और 15 और 20 साल की बनाती है, जबकि कांग्रेस में सारे जो नेता हैं वो ओवरेज हो चुके हैं, नए लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीति नहीं है, कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, कांग्रेस के अंदर टोटल हवाई है। कमरे के अंदर बैठना, एसी के कमरे में बैठना, वहां से संगठन चलाना और कांग्रेस को ब्लैकमेल करना। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता में, जैसा आपने कहा मोहन यादव जी को प्रदेश के बाहर कोई जब नहीं पहचानता था, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, यही कांग्रेस के नेता उनको चिट्ठी का नेता, पर्ची का नेता कहते थे। लेकिन मोहन यादव जी ने अपने विगत जो कार्यकाल है उससे सिद्ध कर दिया, न केवल सीएम के पद तक पहुंचे और पार्टी ने जो जिम्मेदारी बिहार में उन्हें सौंपी उसको भी शानदार तरीके से अंजाम दिया। तो आज न केवल जय जयकार बीजेपी की हो रही है, एनडीए की हो रही है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की हो रही है, वो जय जयकार यहां पर एमपी में सीएम मोहन यादव की भी हो रही है। उनके भी नाम क्या चर्चे हैं, इतना बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्योंकि समय की पाबंदी है, समय इतने की ही इजाजत दे रहा है, तो यहां पर चर्चा को हम विराम देंगे। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।